द विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न पूछा गया है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को बाफ्टा फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में नामांकन मिला? ऑप्शन दिया गया है ऑल दैट ब्रीथ्स, चिल्ड्रन ऑफ द पायरे, राइटिंग विथ फायर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल दैट ब्रीथ्स। भारतीय फिल्मकार शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की श्रेणी में नामांकन प्राप्त किया है। ऑल दैट ब्रीथ्स में दिल्ली के मोहम्मद सऊद और नदीम शहबाज नामक दो भाइयों की कहानी को दिखाया गया है। आइए इसी फिल्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देख लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए l'Oeil d'Or यानी द गोल्डन आई अवार्ड जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री को फिलाडेल्फिया में वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। यह डांस इंटरनेशनल फिल्म समारोह में दिखाई जाने वाली इकलौती हिंदी डॉक्यूमेंट्री है। बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार का समकक्ष है। सन 2008 से यह लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? ऑप्शन दिया गया लक्षद्वीप, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। देखिए, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं केवल डिजिटल रूप से प्रदान की जा रही है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं हम लोग। 31 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है, जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू है और वर्तमान में इसके उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता? ऑप्शन दिया गया इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, देश में पहली बार 26 जनवरी 2023 को कहां से कहां तक के लिए पार्सल ट्रेन चलेगी? सूरत से गोरखपुर, नई दिल्ली से प्रयागराज, लखनऊ से वाराणसी या फिर कोलकाता से वाराणसी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरत से गोरखपुर। देश में पहली बार सूरत से गोरखपुर के बीच टाइम टेबल आधारित पार्सल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी को होगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड ने देश भर में विभिन्न रूटों पर यानी कि मार्गों पर 15 पार्सल ट्रेनों को चलाने की अनुमति दी है। सभी पार्सल ट्रेनें सप्ताह में सिर्फ एक दिन चलाई जाएंगी और आम बजट में रेलवे और डाक विभाग के आपसी समन्वय से पार्सल ट्रेन को संचालित करने की कवायदा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबानी समुदाय या फिर लंबानी जनजाति के लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने वाले हक्कू पत्र वितरण अभियान की शुरुआत किस राज्य से की? ऑप्शन दिया गया है झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। आइए इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में फैले आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लंबानी समुदाय के साथ भावनात्मक लगाव स्थापित करने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने 52,000 से अधिक सदस्यों के लिए जमीन का मालिकाना हक देने वाले हक्कू पत्र वितरण अभियान की शुरुआत की। और इस अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो वह कर्नाटक राज्य से। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन रुपया, देखिए यहाँ पे रुपया नहीं है, रुपया की सहायता की घोषणा की? ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया और मालदीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, हाल ही में नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड को कहां से लॉन्च किया गया? अहमदाबाद, भोपाल, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैदराबाद। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। नमस्ते वर्ल्ड ने आधिकारिक वितरण भागीदारी के रूप में रोवन और हेमली के साथ एक समझौता किया है। इसके सभी उत्पाद भौतिक और डिजिटल रूप से हेमली की स्टोर और रोवन के अन्य उप ब्रांडों में उपलब्ध होंगे। इसका उद्देश्य भारतीय बाजार में चीनी खिलौनों की जो
जो तादाद जो संख्या बढ़ रही है उसका सामना करना है, और इसका मुख्य उद्देश्य घर में बने खिलौनों और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा कौन है? वागीर, कलवरी, कुरंज या फिर वेला? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वागीर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। इसमें पूछा गया है शंघाई सहयोग संगठन के वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? कजाकिस्तान, भारत, चीन या फिर किर्गिस्तान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। आइए SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। शंघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन राजनीति और शासन, विकास और सेना के मुद्दों पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के नेताओं द्वारा शंघाई 5 के रूप में हुई थी। 2001 में संगठन का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा सीमा मुद्दों को हल करना, आतंकवाद और धार्मिक अतिवाद का सामना करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ाना है। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में ICC वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? शुभमन गिल, ईशान किशन, रोहित शर्मा या फिर ऋषभ पंत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शुभमन गिल। देखिए, भारतीय टीम के युवा स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में 146 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया। शुभमन गिल ने यह कारनामा 23 साल 132 दिन में किया। उनसे पहले यह रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम था। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में कभी नीलामणि फुकन का निधन हो गया, उनका संबंध किस राज्य से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। देखिए, असमी भाषा के जाने माने कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नीलामणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें 11 अप्रैल 2022 को गुवाहाटी में वर्ष 2021 के देश के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। भारत सरकार ने 1990 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत